बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। बच्चों, हम 11 बायो में चैप्टर 4 ए सेलुलर लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एड्स एंड लाइफ साइकिल ऑफ HIV पढ़ रहे हैं। हमने देखा था कि इसके अंदर मल्टीपल SLOs थे जिनमें आपने HIV की लाइफ साइकिल पढ़नी थी, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। HIV को HIV का नाम क्यों दिया गया ये भी हमने देखा, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हमने कल ये भी पढ़ा कि वाई HIV इज होस्ट स्पेसिफिक, जिसमें आपको मैंने बताया था कि CD4 रिसेप्टर्स और उसके साथ दो इंपॉर्टेंट को रिसेप्टर्स जो हैं वो इसे होस्ट स्पेसिफिक बनाते हैं। जिन सेल्स पे ये को फैक्टर्स होते हैं, को रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं पे HIV का वायरस जाके बाइंड करता है और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक में और कुछ और SLOs जो इसके साथ लिंक्ड है उन्हें कवर करेंगे, जिनमें आपके पास सिम्टम्स ऑफ HIV आ जाता है, अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेज आ जाएंगी, ट्रीटमेंट आ जाएगा और मेजरमेंट कंट्रोल्स आ जाएंगे। ये कंट्रोल मेजरमेंट्स, ये सब चीजें आ जाएंगी। सिम्टम्स ऑफ एड्स से हम स्टार्ट करते हैं। एड्स जो है ना, इसकी 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसमें हमने इसे ब्रेक डाउन किया हुआ है। फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं एक्यूट HIV या प्राइमरी इन्फेक्शन। अच्छा, आपने दो टर्मिनोलॉजीज को समझना है। एक ये देखो, बायो में ना आपको इन दो टर्मिनोलॉजीज का सामना बहुत ज्यादा रहेगा। एक आप पढ़ोगे एक्यूट की टर्मिनोलॉजी और दूसरा आप पढ़ोगे क्रॉनिक। इन दो के पीछे हिडन कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा ना, तो आपके लिए रिलेटेड डिस्क्रिप्शन आसान हो जाएगी। एक्यूट का वर्ड हम तब यूज करते हैं जब आप कहते हो कि कोई चीज एकदम सडनली अपीयर होती है और वो बड़ी इंटेंसिटी के साथ होती है, ठीक है। एक्यूट इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल, एक्यूट इन्फेक्शन वो होगा जो बहुत रैपिडली होगा, आप देखोगे एकदम स्प्रेड करेगा और उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। और जनरली आप देखते हो कि ऐसे इन्फेक्शन ज्यादा देर तक नहीं रहते, ठीक है। तो आपने एक्यूट का लफ्ज वहां यूज कर लिया जहां रैपिड और इंटेंस सिम्टम्स आ गई। और क्रॉनिक इसके ऑपोजिट हो जाता है। क्रॉनिक में आप देखते हो, लेट्स से अगर हम इन्फेक्शन की टर्मिनोलॉजी ही यूज करें कि क्रॉनिक इन्फेक्शन क्या होगा, जहां पे आप देखोगे वो इन्फेक्शन शुरू में एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, स्लोली प्रोग्रेस करेगा। इंडिविजुअल जो है वो हेल्दी रहेगा, उसको ऐसे ही लगेगा जैसे वो हेल्दी है और उसमें कोई चीज, कोई सिम्टम, कोई निशानदेही अपीयर नहीं होगी। लेकिन एक वक्त आएगा कि ये इन्फेक्शन स्लोली क्रॉनिक स्टेज के अंदर इतना ज्यादा फैल चुका होगा कि अब जब ये सिम्टम्स अपीयर करेगा ना, तो इसकी सिम्टम्स बहुत ज्यादा होंगी और आप देखोगे कि आपको इसके ट्रीट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो क्रॉनिक स्टेज में खामोशी के साथ बॉडी में फैल चुका होगा। यही चीज अब आपने यहां अंडरस्टैंड करनी है कि एड्स में HIV की वजह से जो सिम्टम्स आ रही हैं वो कौन कौन सी है। फर्स्ट आपके पास एक्यूट HIV स्टेज है। अब एक्यूट की टर्मिनोलॉजी हमें समझ आ गई। ये हम देखते हैं कि हमें इन्फेक्शन के 2 से 4 हफ्तों के बाद ये स्टेज अपीयर होती है, ठीक है। शुरू में 2-4 हफ्ते वायरस मल्टीप्लाई कर रहा होता है और एकदम आप देखते हो कि वो एक्यूट सिम्टम्स सडनली और हाई इंटेंसिटी के साथ सिम्टम्स शो करते हैं, जिनमें आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स आ जाती है, नजला जुकाम फील होता है, ठीक है। इसे आप कहते हो प्राइमरी या एक्यूट HIV इन्फेक्शन। इस दौरान हमें, अच्छा, ये इन्फेक्शन की ये स्टेज कई हफ्तों तक रहती है और इसमें आपको कौन कौन सी मेजर सिम्टम नजर आती है। फीवर होगा, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा, बुखार रहेगा, हेडेक, सर दर्द होगी, मसल पेन होगी, ज्वाइंट पेन होगी। मैं आपको एक समरी भी दूंगा ये सारे इलामात क्यों आती हैं। रैश कहते हैं आपकी बॉडी के किसी पार्ट का रेड हो जाना, ठीक है, वहां पे टेम्परेचर हाई हो जाना। सोर थ्रोट रहेगा, ठीक है, गले का इन्फेक्शन रहेगा, माउथ सोर रहेंगे, मुंह के अंदर इन्फेक्शन होंगे, स्वॉलन लिम्फ होंगे, स्वॉलन लिम्फ नोड्स, ठीक है। स्पेशली कहते हैं नेक वाले रीजन में। डायरिया है, वेट लॉस है, कॉफ है, नाइट स्वेट्स हैं। बेसिक आइडिया समझाता हूं इसमें क्या हो रहा है, जो कि हमने आगे पढ़ना भी है। अब जो HIV का वायरस है ना, ये इटसेल्फ बजाते खुद कोई खास डिजीज नहीं आपकी बॉडी में कॉज करता। इसका काम सिर्फ एक ही है, इसने जाके हेल्पर T सेल्स को इन्फेक्ट करना है और वहां खुद को मल्टीप्लाई करना है। इसको बस ये मतलब है कि अपनी कॉपीज बढ़ाए, अपनी तादाद बढ़ाए। हाँ, होता इस दौरान ये है कि जब वो हेल्पर T सेल्स में अपनी कॉपीज बना रहा होता है ना, तो वो हेल्पर T सेल्स को डैमेज कर रहा होता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हेल्पर T सेल्स की तादाद कम होती है,
वायरस मल्टीप्लाई करके बढ़ रहा होता है, लेकिन चूंकि हेल्पर टी सेल्स कम हो रहे होते हैं, इम्यून सिस्टम भी कम होता जाता है, वीक होता जाता है। जब आपका इम्यून सिस्टम जो कि आपका डिफेंस सिस्टम है यही वीक हो गया, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी खुद को डिफेंड नहीं कर सकती। अब जब आपकी बॉडी खुद को डिफेंड नहीं कर सकती, अब कोई और वायरस, कोई और बैक्टीरिया या फंजाई आएंगे और वो आपकी बॉडी में डिजीज कॉज कर देंगे। जबकि HIV इन्फेक्शन से पहले हमारा इम्यून सिस्टम जो था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो इन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन अब वो वीक हो गया, तो ये तमाम डिजीजेस आप में अपीयर होंगी। इनकी वजह से फिर आपको ये सिम्टम नजर आएंगे। ठीक है, आपकी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो आपकी बॉडी क्या करती है, फीवर करवाती है। फीवर में आपको ये पता लगता है कि हमारी बॉडी के किसी हिस्से में कोई प्रॉब्लम है, और आपका इम्यून सिस्टम उस जगह पे व्हाइट ब्लड सेल्स को भेजता है ताकि वो फाइट ऑफ करें। हेडेक होता है, आपके माइक्रोब्स और व्हाइट ब्लड सेल्स में जब फाइट होती है तो इस दौरान बहुत से केमिकल्स भी रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है, इसी दौरान आप देखते हो कि आपको मसल्स और ज्वाइंट्स में पेन होता है, रैशनेस होती है। क्यों? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो उस जगह जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वहां पे व्हाइट ब्लड सेल्स भेजता है, और व्हाइट ब्लड सेल भेजता है ब्लड के थ्रू। ब्लड का फ्लो उस जगह बढ़ता है जिस वजह से आपको वो स्किन या बॉडी का वो पार्ट रेड और हाई टेम्परेचर में फील हो रहा होता है। सोर थ्रोट हो जाते हैं, ये भी अगेन आपके पास यीस्ट की, फंजाई की डिजीज है कि वो फंजाई जो पहले कंट्रोल थी लेकिन इम्यून सिस्टम वीक होने से आप देखते हो वो भी इंफेक्शन कॉज करती है। माउथ सोर्स भी फंजाई की वजह से है। स्वॉलन लिम्फ नोड्स, इसको अंडरस्टैंड करना है। लिम्फ नोड्स क्या है? ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। लिम्फेटिक सिस्टम जो है इसमें आप देखते हो एक स्ट्रक्चर है लिम्फ नोड, जहां पे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और उन्हीं में हेल्पर टी सेल्स भी होते हैं। अब लिम्फ नोड में है हेल्पर टी सेल्स, और इन्हीं हेल्पर टी सेल्स के अंदर HIV का वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है, और आपकी बॉडी को पता लग गया है कि यहां पे वायरस ने अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी यहां मजीद व्हाइट ब्लड सेल भेजती है ताकि वो इन वायरसेस के अगेंस्ट लड़ाई कर सके, ठीक है, फाइट कर सके। इस दौरान फिर आप देखते हो यहां पे साइटोकिन्स रिलीज होते हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है, और साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन होती है। इन्हीं वजूहात की वजह से आपकी जो बॉडी में लिम्फ नोड्स हैं ये स्वेल कर जाते हैं, तो ये आपको सिम्टम्स अपीयर होते हैं। स्पेशली कहते हैं नेक वाले रीजन के अंदर डायरिया हो जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्शन कॉज करेंगे, स्पेशली बैक्टीरिया। वेट लॉस होगा, इसी दौरान डायरिया हो जाता है, ठीक है, फूड की एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं रहती जिस वजह से वेट लॉस होना शुरू होता है। कॉफ है, नाइट स्वेट है कि रात को फीवर होने से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो ये आपके फर्स्ट फेज एक्यूट HIV इन्फेक्शन में होंगे। सेकेंड स्टेज आएगी क्रॉनिक HIV, जिसे आप क्रॉनिक लेटेंट इन्फेक्शन कहते हैं। लेटेंट का मतलब होता है हिडन हो जाना, डोरमेंट फॉर्म में चला जाना, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ओके है, कुछ सिम्टम्स बड़ी अपीयर ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब वायरस खामोशी से स्प्रेड कर रहा होता है, इसने इम्यून सिस्टम को ओवरकम कर लिया है। अब इम्यून सिस्टम इसको रोक नहीं पा रहा और ये बॉडी में खामोशी से फैलता जा रहा है। कहते हैं ऑल्दो HIV रिमेन्स इन बॉडीज व्हाइट ब्लड सेल, इस स्टेज में बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल में HIV है और वो बड़ी खामोशी से खुद को मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन जो इंडिविजुअल है आप देखते हो उसमें किसी किस्म की कोई सिम्टम या इन्फेक्शन शो नहीं हो रहा होता, जिस वजह से आपको लगता है जैसे वो नॉर्मल हो गया, हेल्दी हो गया, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि ये क्रॉनिक स्टेज है HIV की, और ये खतरनाक स्टेज है। इसे आप एसिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन का नाम भी दे देते हो, क्योंकि इस फेस में इतनी कोई क्रिटिकल सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रही होती। हाँ, ये भी हमने आगे पढ़ना है ट्रीटमेंट में। HIV के अगेंस्ट हम एक ट्रीटमेंट यूज करते हैं जिसे आप ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बोलते हो। कहते हैं अगर ये ट्रीटमेंट नहीं ना कर रहे, अगर पेशेंट को ये इलाज नहीं मिल रहा, वो आइडेंटिफाई नहीं कर सका कि उसके अंदर HIV इन्फेक्शन है, तो आप देखते हो ये क्रॉनिक फेस जो है ये बाज़ सूरतों में कई सालों तक चला जाता है, यानी कि पेशेंट के अंदर कई साल तक ये फेस कंटिन्यू रहता है और वायरस उसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लो, क्रॉनिक स्टेज जहां पे खामोशी से आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जितना लेंथी होगा डिजीज उतनी खतरनाक होती चली जाएगी, क्योंकि एक वक्त आएगा जब ये अपने सिम्टम्स शो करेगा, और अगर इस दौरान फेस लेंथी होने की वजह से ये वायरस बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर गया है, अब जब इसने सिम्टम्स शो करने हैं तो आपको इसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल या नामुमकिन हो जाएगा। थर्ड स्टेज आती है जी
सिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन। एक्यूट फेस हो गया, वायरस शुरू में एंटर हुआ, बॉडी ने डिटेक्ट किया, फाइट ऑफ करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। अब आपके पास आया क्रोनिक फेज, जहां पे वायरस ने बॉडी के इम्यून सिस्टम को ओवरकम कर लिया। अब इम्यून सिस्टम उसके रास्ते में कोई रुकावट का बायस नहीं बन रहा, अब वो फैल रहे। लास्ट स्टेज अब आएगी जब आप देखोगे इम्यून सिस्टम पूरी तरह फेल होगा, अब आपको सिम्टम्स अपीयर होना शुरू होंगी। इसे आपने कहा सिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन, क्योंकि आपके पास HIV की जो रेप्लिकेशन हो रही है इस दौरान इम्यून सेल्स यानी आपके टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, ये डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। और हेल्पर टी सेल्स का रोल हमने कल पढ़ा था, ये वही सेल्स हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव करते हैं फाइट ऑफ करने में। अब ये सेल ही नहीं रहेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं होगा और वो बहुत सारी जो अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस हैं उनको फाइट ऑफ नहीं कर सकेगा, इसलिए वो डिजीजेस होंगी और आपको सिम्टम्स अपीयर होंगी। ठीक है, द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट ऑफ इन्फेक्शियस डिमिनिश, बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस के खिलाफ लड़ने की सलाहियत खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आप देखोगे कि आपके पास माइल्ड इन्फेक्शन भी हो रहे होंगे और क्रॉनिक इन्फेक्शन भी हो रहे हैं। माइल्ड इन्फेक्शन यानी कि इतने सीवियर नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारी डिजीजेस क्रॉनिक स्टेज में चली जाएंगी। इनमें क्या क्या है? फीवर होता है इस स्टेज में, फैटीग होगी, स्वॉलन लिम्फ नोड्स होंगे। ठीक है, कहते हैं ये जो लिम्फ नोड का स्वेल कर जाना है ना, ये आपके पास एक इनिशियल इंडिकेटर होता है, ये आपको बताता है कि आपकी बॉडी में इंफेक्शन हो गया और वो HIV का है। डायरिया, वेट लॉस, ओरल यीस्ट इंफेक्शन जिसे आप थ्रश भी कहते हो, कि आपके माउथ में ना यीस्ट जो कि फंजाई है ये डिजीज कॉज कर देती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। शिंगल्स, शिंगल्स जो है ये हर्पस ज़ुस्टर वायरस की वजह से होता है। ये वही वायरस है जो आप में चिकन पॉक्स भी कॉज कर रहा होता है। अब चिकन पॉक्स जो है अगर बॉडी उससे रिकवर कर लेती है तो उसके बाद भी आप देखते हो ये वायरस आपके नर्वस सिस्टम में रह जाता है और एक वक्त आता है बाज़ औक़ात कई सालों के बाद ये वायरस दोबारा रीअपीयर होता है और डिजीज कॉज करता है। और अगर एक HIV का पेशेंट है जिसको HIV से पहले माजी में कभी चिकन पॉक्स हो गया था तो इसका मतलब है उसकी बॉडी में ये वायरस रह गया था, लेकिन HIV होने की वजह से जब उसका इम्यून सिस्टम फॉल किया इस वायरस को अब मौका मिल गया कि ये दोबारा से रीअपीयर होके आप में डिजीज कॉज कर सकता है, यानी कि ये अपॉर्चुनिस्टिक बन गया। ठीक है, और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट निमोनिया हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सिम्टम्स थी जो कि उसकी 3 डिफरेंट स्टेजेस में अपीयर होती है। नेक्स्ट हमने जो SLO इस टॉपिक में कवर करना था वो अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस से रिलेटेड था। अब आपकी बेस बन चुकी है कि ओवरऑल हो ये रहा है इम्यून सिस्टम फेल कर रहे हैं। इम्यून सिस्टम फेल करने का मतलब कोई भी आ जाए आके डिजीज कॉज कर ले, बॉडी उसे डिफेंड नहीं कर सकती। तो कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेजन, इन्वेजन कहते हैं बाहर से हमला करना। कहते हैं ये उन डिजीजेस को कहते हैं जो ऐसे इंडिविजुअल्स में होती हैं जिनके अंदर इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड हो चुका होता है, यानी कि इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है। कहते हैं जैसे आपके पास HIV के केस में होता है कि HIV इन्फेक्शन इंडिविजुअल के इम्यून सिस्टम को कंप्रोमाइज कर देते हैं, तो आप देखते हो इनमें बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस हो जाती हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम पैथोजेंस के अगेंस्ट बॉडी को डिफेंड नहीं कर पाता और इसी चीज से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फायदा उठाते हैं। हमारा SLO जो था, हम लेक्चर के एंड पे उसको दोबारा देखेंगे। SLO डिमांड करता है कि हमने अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस को एक्सप्लेन करना है, तो महज इन डिजीजेस का नाम लिख देना काफी नहीं है क्योंकि वो SLO की डिमांड फुलफिल नहीं करेगा। अगर आपकी बुक में इस तरह से ना हो तो इसका मतलब है कि SLO ठीक से एड्रेस नहीं किया गया। इसलिए हमने यहां पे कैंटअप की बुक के अंदर इस SLO की एक्शन वर्ब एक्सप्लेन को मद्देनजर रखते हुए कुछ अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस को एक्सप्लेन किया है, जिनमें आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस क्या है? ये एक फंगल इंफेक्शन है जो कि यीस्ट करती है। अच्छा, यीस्ट क्या होती है हम पढ़ेंगे आगे, हमारे पास किंगडम फंजाई का चैप्टर आएगा। ये आपके पास यूनिसेलुलर फंजाई को कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास सबसे सिंपलेस्ट और इजीएस्ट डेफिनेशन है। यूनिसेलुलर फंजाई यीस्ट कहलाती है और इसका एक पूरा जीनस है कैंडिडा। इस जीनस के जो स्पीशीज हैं वो जब डिजीज कॉज करते हैं तो उसे आप कहते हो कैंडिडियासिस। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन यीस्ट जो डिजीज कॉज करेगी उसका नाम है कैंडिडा एल्बिकन्स।
ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ज्यादातर केसेस में आप देखते हो जो कैंडिडियासिस हो रहा होता है उसमें ये इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है। और ये क्या करती है डिजीज? ओरल और वेजाइनल थ्रश कॉज करती है, यानी कि ये माउथ पे और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वेजाइना के अंदर डिजीज कॉज करती है, वहां पे रैशनेस कॉज करती है। ठीक है, बाज़ औक़ात आप देखते हो इसमें बहुत सिवियर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, स्पेशली जब जो इंडिविजुअल है उसका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका हो, जैसा कि HIV में होता है, इसलिए ये अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज है। सेकंड आपके पास है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये आपके पास एक प्रोटोजोन पैरासाइट है जो कॉज करता है, और इस पैरासाइट का नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। ठीक है, जब पर्सन इन्फेक्ट होता है इस पैरासाइट से, तो पैरासाइट आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को इफेक्ट करता है, जैसे कि ब्रेन को इफेक्ट करेगा, आपकी डिफरेंट ऑर्गन्स के मसल्स टिश्यू को इफेक्ट करेगा, जिनमें हार्ट भी शामिल है। थर्ड में हमारे पास है कैपोसी सार्कोमा। सार्कोमा का वर्ड कैंसर के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक कैंसर है जो हर्पेक्स या हर्पस वायरस कॉज कर रहा है। आपने इन वायरसेस या पैथोजेंस के नाम याद रखते हैं, ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें होता क्या है, आपकी बॉडी में वाइड स्प्रेड लीजन्स अपीयर होते हैं, लीजन्स कहते हैं दानों को, आपकी पूरी बॉडी में दाने से फैल जाते हैं शुरू के अंदर। ठीक है, ये आपके पास उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ज्यादा सीवियर फॉर्म में होता है जिनका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड होता है, जैसे कि एड्स के पेशेंट्स के अंदर होता है। ठीक है, कहते हैं ऐसी सिचुएशन में ना, जब आपका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड हो गया है, तो हम इसे एड्स डिफाइनिंग इलनेस का नाम देते हैं। इसके अलावा आप देखते हो आपके पास जो पेशेंट है कैपोसी सार्कोमा में, इसमें विजन लॉस होता है, नजर वीक होना शुरू हो जाती है, नर्व डैमेज होते हैं, ब्रेन इंपेयरमेंट जैसे सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। और जब ब्रेन डिटीरियोरेशन होती है, आपका ब्रेन जो है वो डैमेज हो रहा होता है, तो इस दौरान आप देखते हो कि आपको थिंकिंग में ट्रबल होती है, बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में मुश्किल होती है, बॉडी बैलेंस नहीं कर पाती, और बिहेवियरल चेंजेस जो हैं वो हमें अपीयर हो रही होती है। तो हमने 3 इंपॉर्टेंट और वेरी कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस को एक्सप्लेन किया है जो कि एड्स के पेशेंट में होती हैं। अब आते हैं हम उस SL2 की तरफ जिसमें हमसे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कहा गया था। अब एड्स जो है, इसका अभी तक ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है। हमारे पास ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जो इसको रोक सके, क्योंकि HIV का इन्फेक्शन जो है ये आपके पास विद इन बॉडी भी इसमें म्यूटेशन हो रही होती है। अब हम इसका इलाज तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने कुछ ऐसी मेडिसिन डेवलप कर ली हैं जिसमें हम इसके बॉडी के अंदर स्प्रेड को स्लो डाउन कर सकते हैं। इसने जाके जब बॉडी के अंदर हेल्पर टी सेल्स को इन्फेक्ट करना है और खुद को मल्टीप्लाई करना है और जल्दी से जल्दी बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक करना है, हम इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं, ताकि वो जो इंडिविजुअल है कुछ उसकी हेल्थ बेहतर रहे, और दूसरा ये कि उससे किसी हेल्दी इंडिविजुअल में ट्रांसफर होने के चांसेस को कम किया जा सके। जो मेथड, जो थेरेपी हम यूज करते हैं उसे आप ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का नाम देते हो। ये क्या है? ये आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन हैं जिन्हें आपने डेली बेस पे यूज करना होता है, और ये करते क्या है, ये वायरसेस की रिप्रोडक्शन को स्टॉप करते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दूं, इन मेडिकेशन में कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जो कि वायरस के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को स्टॉप करेंगी, ताकि ना वो DNA का, होस्ट DNA का हिस्सा बने और ना ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो। इस तरह आपके पास नॉन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेडिसिन भी हैं। इसी तरह जो इनमें प्रोटीएज एंजाइम थे, जो वायरल DNA से जो वायरल प्रोटीन बन रही थी उसकी ब्रेक डाउन करते थे, उनको रोक सकते हो। ठीक है, इसी तरह इंटीग्रेज एंजाइम था जो वायरल DNA को होस्ट DNA के साथ अटैच करता था, आप उस एंजाइम के अगेंस्ट मेडिसिन यूज करते हो। तो इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन को आप ART कहते हो, जिनका मकसद सिर्फ ये होता है कि किसी तरह HIV जो है इसकी रेप्लिकेशन को रोका जाए। इसी तरह कुछ ऐसे इनहिबिटर्स यूज करते हो जो HIV को CD4 रिसेप्टर्स के साथ अटैच नहीं होने देते। ये करती क्या है, ये HIV वायरस को प्रोग्रेस करने से रोकते हैं, यानी कि उसे एड्स में कन्वर्ट होने से रोकते हैं, यानी इम्यून सिस्टम को बिल्कुल डैमेज करने से रोक रही होती है। और साथ ही साथ वो जो उसका ट्रांसमिशन का रिस्क है कि एक डिजीज पर्सन से
हेल्दी पर्सन के अंदर ना ये ट्रांसफर हो जाए, इस चीज को रोक रही होती है। ठीक है, लास्ट में हमारे पास है कंट्रोल मेजर्स। ठीक है भाई, हम इलाज तो नहीं कर सकते, लेकिन हम बेहतर नहीं है कि इसको रोक लें, शुरू में ही कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करें कि हम में इस वायरस के एंटर होने के चांसेस कम हो जाए, ताकि हम हेल्दी लाइफ गुजार सकें। तो वो जो कंट्रोल मेजर्स हैं उनमें आप क्या कर सकते हो, आप कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स, एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हो। जैसे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस है इसको सेव करो। जिस डोनर से ब्लड लिया जा रहा है पहले उसका टेस्ट करके चेक किया जाए कि उसके अंदर कहीं HIV इंफेक्शन तो नहीं है। अगर वो सेफ है तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करो। आप जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो हॉस्पिटल्स के अंदर, जहां पे आप देखते हो कि मल्टीपल पेशेंट जो है उन्हें सेम इंस्ट्रूमेंट से ही बार बार ट्रीट किया जा रहा होता है, आप इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से स्टेरिलाइज करो। एक पेशेंट के साथ यूज किया, अगले पेशेंट के साथ इन्हें यूज करने से पहले अच्छे से इन्हें जर्म फ्री कर लो, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि इनके थ्रू HIV जो है वो एक पेशेंट से हेल्दी इंडिविजुअल में ट्रांसफर हो। अवेयरनेस बढ़ाओ सोसाइटी के अंदर, लोगों को पता चले कि ये वायरस है क्या, ये करता क्या है, कैसे ट्रांसफर होता है, किन चीजों से हम बचें तो हम इस वायरस से बच सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं एड्स जो है ना, ये असल में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि 2 पर्सन में सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से बढ़ती है। अगर हम इमोरल सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करें तो हम डिजीज फ्री हेल्दी लाइफ जो है वो कर सकते हैं, गुजार सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर टेस्टिंग होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के अंदर, जहां पे अभी हम अंडर डेवलप कंट्रीज में आते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, लोगों के अंदर हेल्थ को लेके अवेयरनेस नहीं है, हम ये काम नहीं करते। लेकिन अगर रेगुलर टेस्ट होते रहें, साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हो कि आप उनकी अर्ली डिटेक्शन करके उनका क्योर कर लेते हो। ठीक है, तो आपके रेगुलर टेस्ट जो हैं वो अर्ली डिटेक्शन और मैनेजमेंट में बड़ा हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह अभी हमने पढ़ा एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART। ये जो है ये वायरल लोड को कम करती है, यानी कि बॉडी के अंदर जो वायरस की रेप्लिकेशन है उसको स्लो डाउन करती है, जिसकी वजह से HIV के ट्रांसफर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। स्टीराइल सिरिंजेस, ये बहुत बड़ी वजह है कि आपके पास एक एड्स का पेशेंट आया, आपने उसे इंजेक्शन लगाया, किसी भी कोई भी डिजीज होगी, आपने उसको इंजेक्ट किया, आपको नहीं पता ये एड्स का पेशेंट है, और आपने वही सिरिंज जो है किसी और पेशेंट के लिए भी यूज कर ली, जो कि आज से कुछ साल पहले तक पाकिस्तान में बड़ा कॉमन था। फिर इसके बारे में एक अवेयरनेस कैंपेन चली मीडिया के थ्रू, लोगों के थ्रू, तब जाके इस चीज को कंट्रोल किया गया कि आप एक पेशेंट के साथ जो सिरिंज यूज करते हैं उसे डिस्कार्ड कर दें, हर पेशेंट के लिए एक नई सिरिंज यूज करें। ठीक है, जैसे अगर आपको इल्म में हो कि हम लोग बार्बर शॉप में जब जाते हैं तो वहां भी एक कैंपेन रेस की गई कि हर पर्सन जो है इस चीज को मेक श्योर करे कि जब बार्बर आपके पास कटिंग कर रहे हैं, शेव कर रहे हैं, तो वो नया ब्लेड यूज करे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उसने आपसे पहले जिस पर्सन के साथ ये ब्लेड यूज किया उसे कोई जानलेवा बीमारी हो और वो वायरस, वो डिजीज आपकी बॉडी में भी आ जाए। तो हम स्टीराइल सिरिंजेस जो हैं इनका यूज करें। कहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान और चाइल्ड बर्थ के दौरान जो ART है, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट थेरेपी के दौरान जो ड्रग्स यूज होती हैं, ये असल में अगर मदर के अंदर HIV है तो चांस है कि चाइल्ड बर्थ के दौरान जो इन्फेंट है, न्यू बॉर्न है, उसमें भी ये ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन अगर हम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का इस्तेमाल करें तो बच्चे के अंदर इस वायरस की ट्रांसमिशन के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, कहते हैं कि हम एडवाइस करें HIV पॉजिटिव मदर्स को कि वो सेफ फीडिंग ऑप्शंस यूज करें, ताकि ये डिजीज जो है वो बच्चे के अंदर ना फैले, क्योंकि ये ब्रेस्ट फीडिंग से ये फैलती है। ब्रेस्ट फीडिंग की बजाय अल्टरनेट्स मेथड यूज किए जाए बच्चों को फीड करने के। ले जी, यहां पे हमने अपने नॉलेज एड्स एंड लाइफ साइकिल ऑफ HIV को कंप्लीट किया है, और ये वो मल्टीपल SLOs हैं जो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में कवर किए हैं, जिन्हें मैं आपको दोबारा से पढ़ाता हूं ताकि आप लोग अंडरस्टैंड करो कि किस तरह हमने अपने इस नॉलेज में और स्लाइड में इन SLOs को कवर किया। हमारा पहला SLO था कि हमने HIV की लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करना है, जो कि हमने किया। ठीक है, फिर हमने जस्टिफाई करना है कि इसको HIV वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस क्यों कहा जाता है, और इसमें खास तौर पे हमने इसको लिंक करते हुए बताना है कि इस नाम को देने के पीछे
हेल्पर टी सेल किस तरह से इन्वॉल्व है, ठीक। और हमने रीजन आउट करना है, हमने अगेन लॉजिकली आंसर देना है कि वाई HIV जो है वो स्पेसिफिक है, होस्ट स्पेसिफिक है। क्या चीज इसे होस्ट स्पेसिफिक बनाती है? अगर लेट से ये ह्यूमन में डिजीज कॉज करता है तो हमारे हर सेल्स में क्यों नहीं करता? तो हमने देखा था कि आपके पास CD4 जैसे रिसेप्टर्स और दूसरे को रिसेप्टर्स इसे होस्ट स्पेसिफिक बना रहे थे। आज जो हमने कवर किया ये SLO, जिसमें हमने एड्स की सिम्टम्स को पढ़ा, हमने अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस को एक्सप्लेन किया है। ये देखें, ये वो SLO है जहां पे एक्सप्लेन का वर्ड यूज हुआ है। तो महज नाम लेना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें एक्सप्लेन करना है जो एड्स पेशेंट में हो रही है। कोई भी अवेलेबल ट्रीटमेंट उसने हमसे मांगा जो आप यूज करते हैं, क्योंकि क्योर नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए जो भी मेथड है वो हमसे इस SLO में मांगा गया। और उसके साथ हमें कहा गया कि आपने लिस्ट करना है, बताना है कि कौन कौन सी कॉमन कंट्रोल मेजर्स हैं जिनको आप यूज करते हुए HIV की ट्रांसमिशन को रोक सकते हो। तो ये वो मल्टीपल SLOs हैं जिन्हें हमने कवर किया है। मैं अगेन देखो, जब आपको SLO समझा रहा होता हूं तो मैं उसके एक्शन वर्ब पे फोकस करता हूं, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको आने वाले SLO बेस्ड एग्जाम के लिए तैयार करेगी। किताब नहीं, SLO को समझना है। फिर आपने देखना है कि कौन सी बुक में हमारे SLO ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो रहे हैं, वो बुक आपके लिए बेहतर है। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए इजी रहा होगा, अंडरस्टैंडेबल रहा होगा। आपने डिस्क्रिप्शन में जहां वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक है उन्हें प्रैक्टिस करना है, ताकि आप आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सको। कल हम इंशाल्लाह यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।